नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद में विपक्ष के तेवरों से घबराई मोदी सरकार की। योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिले बड़े झटके की। देखेंगे विपक्ष से घबराए पीएम मोदी के बयान को, क्यों मोदी ने ठुकराई नीतीश की मांग। जानेंगे उमर खालिद की बढ़ती परेशानियों को। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान, 15 अगस्त को नए क्रिमिनल कानूनों की कॉपी फूकेंगे किसान। यूपी बीजेपी में टकराव तेज, केशव मौर्य ने सीएम योगी के विभाग से मांगा आरक्षण का ब्यौरा, बोले विधान परिषद में भी उठा चुका हूं मुद्दा। आईएएस पूजा खेड़कर की मां, मनोरमा की जमानत खारिज, 15 दिनों तक बढ़ाई गई हिरासत, किसान को धमकाने के मामले में हुई कार्रवाई। शेयर बाजार में गिरावट, 102 अंकों की गिरावट के साथ 80,502 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 21 अंकों की गिरावट के साथ 24,509 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद के बजट सत्र का आगाज हो गया है और पहले ही दिन विपक्ष ने मोदी सरकार को घेर लिया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के सवालों का आज भी सरकार जवाब नहीं दे पाई। तो कैसा रहा है संसद के बजट सत्र का पहला दिन, देखिए रिपोर्ट। संसद के बजट सत्र की शुरुआत ही बेहद हंगामेदार खबर के साथ हुई। देश भर में इस समय नीट का मामला छाया हुआ है और लोकसभा में राहुल गांधी ने इसे लेकर मोदी सरकार को घेर लिया। राहुल ने कहा कि देश को दिख रहा है कि परीक्षा सिस्टम में बहुत सी कमी है। शिक्षा मंत्री ने सबकी कमी गिना दी लेकिन अपनी नहीं गिनाई। हमारा एग्जाम सिस्टम फ्रॉड है। राहुल ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट और पीएम मोदी के बारे में बात की, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो इस पर क्या कर रहे हैं। दरअसल शिक्षा मंत्री ने राहुल गांधी के बयान के बाद कहा था कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट के फैसले का इंतजार सरकार को है। यानी नीट पर सरकार कुछ नहीं करेगी, जो करेगा कोर्ट करेगा। राहुल गांधी की बात का समर्थन करते हुए सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि हमें धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री रहते किसी जांच पर भरोसा नहीं है। पहले शिक्षा मंत्री को हटाया जाए, इनके रहते न्याय नहीं मिलेगा। नीट पर संसद में सरकार बुरी तरह से फंसी दिखाई दी। विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है और साफ कर दिया है कि सरकार भले ही इससे भागने की कोशिश करे, लेकिन विपक्ष सरकार को भागने नहीं देगा। संसद में नीट का मुद्दा उठा तो इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। संकेत मिल रहे हैं कि कई सेंटरों पर फिर से परीक्षा के आदेश सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरे मामले में बड़ा फैसला सुनाया है, जिससे यूपी की योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। तो क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में सीएम योगी की सरकार इन दिनों अपने आदेश को लेकर विवादों में है और ये विवाद जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो यहां से योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें ये कहा गया था कि कांवड़ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाली दुकानों पर दुकानदारों को अपना नाम लिखना अनिवार्य होगा। इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर दिया है। आदेश के तहत कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को केवल खाने के प्रकार बताने होंगे। उन्हें बताना होगा कि भोजनालय में शाकाहारी व्यंजन परोसा जा रहा है या फिर मांसाहारी। साथ ही उत्तराखंड में भी जारी इस प्रकार के आदेश पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि यूपी सरकार की ओर से कोई आदेश जारी किया गया है या फिर कोई बयान है, जिस पर वकील सीयू सिंह ने कहा कि प्रदेश में प्रशासन दुकानदारों पर दबाव डाल रहा है कि वे अपने नाम और मोबाइल नंबर को प्रदर्शित करें। कोई भी कानून पुलिस को ऐसा करने का अधिकार नहीं देता है। पुलिस के पास केवल ये जांचने का अधिकार है कि किस तरह का खाना परोसा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि ये स्वैच्छिक है और अनिवार्य नहीं है। याचिकाकर्ता ने कहा कि हरिद्वार पुलिस ने इसको सख्ती से लागू किया है। वहां पुलिस की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो कार्रवाई होगी और मध्य प्रदेश में भी इस तरह की कार्रवाई की बात कही गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तीनों राज्यों की सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। वहीं इस बीच जस्टिस भट्टी ने कहा कि केरल के एक शहर में 2 प्रसिद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट हैं, एक हिंदू का और एक मुस्लिम का। मैं व्यक्तिगत रूप से मुस्लिम के रेस्टोरेंट में जाना पसंद करता था क्योंकि वहाँ सफाई अधिक नजर आती थी। इस पर सिंघवी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून भी सिर्फ शाकाहारी, मांसाहारी और कैलोरी लिखने की बात कहता है। बता दें कि एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती देते हुए याचिका लगाई थी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। योगी सरकार ही नहीं, एमपी और उत्तराखंड की बीजेपी सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। तो वहीं पीएम मोदी भी विपक्ष के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। मानसून सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी मीडिया के सामने आए तो खुद को पीड़ित बताने लगे।
तो आखिर संसद सत्र से पहले क्यों बैकफुट पर दिख रहे हैं पीएम मोदी? देखिए रिपोर्ट। विपक्ष इस बार सदन में मजबूती के साथ लौटा है और वो भी राहुल गांधी की अगुवाई में। ऐसे में पूरे इंडिया गठबंधन का जोश हाई है। इसकी बानगी पिछले दिनों सांसद के विशेष सत्र में देखने को मिली थी, जहां इंडिया गठबंधन ने विपक्षी एकता का उदाहरण देते हुए पीएम मोदी सहित पूरी एनडीए सरकार को तमाम मोर्चों पर चौतरफा घेर लिया था। इस बात को लगभग 1 महीना बीत चुका है और सोमवार से मॉनसून सत्र शुरू हो गया है, लेकिन विशेष सत्र का वो मंजर पीएम मोदी भूल नहीं पा रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सोमवार को सत्र शुरू होने से पहले पीएम ने मीडिया को संबोधित किया और इस दौरान मोदी काफी बेबस नजर आए। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। वीडियो में पीएम विपक्ष की शिकायत करते हुए सुनाई दे रहे हैं कि उनको विपक्ष ने बोलने नहीं दिया। दरअसल एक मजबूत विपक्ष क्या होता है, इसका पिछले 10 सालों से पीएम मोदी को भान ही नहीं था और जब विपक्ष मजबूत होकर सदन में पीएम के भाषण के दौरान उन्हें नीट, मणिपुर, अग्निवीर, पेपर लीक, इलेक्टोरल बॉन्ड, एग्जिट पोल और स्टॉक मार्केट स्कैम जैसे मुद्दों पर जवाब मांग रहा है, तो इस आवाज से पीएम मोदी को शिकायत हो रही है। अब देखा जाए तो पीएम मोदी को आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष की आवाज फिलहाल किसी तौर पर कम नहीं होने वाली। एक तरफ पीएम मोदी बेबस नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ नीतीश भी अब लाचार दिखाई दे रहे हैं। बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिलेगा, केंद्र ने ये साफ कर दिया है। एनडीए की सरकार बनने के बाद से ही नीतीश कुमार बिहार के लिए स्पेशल पैकेज की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर बिहार एनडीए में टकराव भी दिख रहा है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने अपने सहयोगियों के सहारे सरकार बना ली। नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी एनडीए सरकार की 2 प्रमुख बैसाखियां हैं जिन पर सरकार टिकी हुई है और अब इन दोनों ही दलों ने बीजेपी के सामने अपनी मांग भी रखी है। दोनों राज्य लंबे वक्त से विशेष दर्जे की मांग करते आ रहे हैं। इसको लेकर इन दिनों काफी बयानबाजी हो रही है। एक बार फिर बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग जोर पकड़ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए सरकार का हिस्सा है, इसलिए इस मांग को बल मिला है। लेकिन अब एक बड़ी खबर सामने आई है। मोदी सरकार ने नीतीश की मांग ठुकरा दी है। जेडीयू लगातार मांग कर रहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन केंद्र की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मांग को ठुकरा दिया गया है। लोकसभा में जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है, क्योंकि विशेष राज्य के दर्जे के लिए जो नियम है बिहार उसे पूरा नहीं करता है। यानी जेडीयू की बड़ी डिमांड को एक झटके में ही मोदी सरकार ने खारिज कर दिया है। अब इसे लेकर आरजेडी की तरफ से जेडीयू से सवाल किए गए हैं। दरअसल जेडीयू की 1 महीने पहले दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें विशेष राज्य का दर्जा हासिल करने का प्रस्ताव पास हुआ था। लेकिन केंद्र के जवाब के बाद आरजेडी सवाल कर रही है कि ये प्रस्ताव क्या जेडीयू भूल गई है। नीतीश कुमार से आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने इस्तीफे की मांग कर दी है, जिसके बाद से नीतीश टेंशन में है। तो वहीं उमर खालिद की भी परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है। दिल्ली सांप्रदायिक टकराव के मामले में उमर खालिद पिछले 4 साल से जेल में है, लेकिन उमर खालिद को एक बार फिर कोर्ट से निराशा हाथ लगी है। खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। देखिए रिपोर्ट। 2020 में दिल्ली में हुए सांप्रदायिक टकराव के मामले में गिरफ्तार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद के जेल से बाहर आने की उम्मीद एक बार फिर टूट गई है। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की कोर्ट में उमर खालिद की जमानत याचिका का मामला लिस्टेड था, लेकिन अब जस्टिस अमित शर्मा ने इस मामले से खुद को अलग कर लिया है, जिसके बाद अब ये केस किसी दूसरी बेंच को सौंपा जाएगा जो 24 जुलाई को सुनवाई करेगी। ये पहली बार नहीं है जब उमर खालिद की जमानत पर सुनवाई टल गई हो। खालिद पिछले 4 साल से जेल में है। कड़कड़ डूमा अदालत ने मार्च 2022 में खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने उन्हें अक्टूबर 2022 में राहत देने से इनकार कर दिया, जिसे खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में खालिद की याचिका पर बार बार सुनवाई टलती गई और बाद में उमर खालिद ने अपनी याचिका वापस ले ली और एक बार फिर हाईकोर्ट में अपील कर दी, लेकिन यहां से भी उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है।
क्योंकि जस्टिस अमित शर्मा ने खुद को केस से अलग कर लिया। बता दें कि खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और उन पर आपराधिक साजिश, हिंसा फैलाने, गैर कानूनी रूप से लोगों को एकत्र करने के साथ साथ देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। तब से वो जेल में है। खालिद को कोर्ट से राहत मिलती नहीं दिख रही है, तो वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। महायुति टूटने की कगार पर है। एनसीपी अजीत गुट ने बीजेपी से दूरी बना ली है। ऐसे में अजीत पवार ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके बाद से बीजेपी की परेशानी बढ़ गई है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद से राजनीति सियासत तेज हो गई है। राज्य में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी दल तैयारियों में लगे हुए हैं। उसके बाद ही राज्य में निकाय चुनावों को लेकर भी तैयारी तेज है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से महायुति को बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद से अजीत पवार और बीजेपी के बीच बढ़ती दूरी की अटकलें लगाई जा रही है। ऐसे में अजीत पवार ने स्थानीय चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। इससे महायुति के भविष्य को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एनसीपी नेता अजीत पवार ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में होने वाले निकाय चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेगी। लोकसभा चुनाव में एनसीपी के खराब प्रदर्शन के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से पाला बदलने की खबरों के बीच ये ऐलान किया गया है। अजीत पवार आगामी विधानसभा चुनावों में अपनी राजनीतिक ताकत साबित करने की चुनौती का सामना कर रहे हैं, जिसके बाद से चर्चाएं तेज हो गई हैं कि महायुति में कुछ भी ठीक नहीं है। अजीत पवार ने अब बीजेपी से अलग राह पकड़ ली है। अजीत गुट की एनसीपी और बीजेपी के बीच दरार आ गई है, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि अब अजीत गुट की एनसीपी विधानसभा चुनाव भी अकेले अपने दम पर लड़ेगी। ये बीजेपी समेत महायुति के लिए विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। हालांकि अजीत पवार ने बताया कि वो विधानसभा चुनाव महायुति के साथ ही लड़ेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं अमेरिका में जो बाइडेन के बयान ने सबको हैरान कर दिया है। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, जिसको लेकर चर्चाएं तेज हैं। इस चुनाव पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। इस बीच जो बाइडेन ने सभी को चौंकाने वाला ऐलान किया है, जिसके बाद से सियासत गरमाई हुई है। तो क्या फैसला किया बाइडेन ने, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका में जल्द राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, जिसको लेकर हलचल तेज हो गई है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव ने अब एक रोचक मोड़ ले लिया है। अमेरिकी राजनीति में रविवार को एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सभी को चौंकाते हुए राष्ट्रपति चुनाव की रेस से हटने का ऐलान कर दिया। बाइडेन ने एक चिट्ठी लिखकर इसका ऐलान करते हुए कहा कि अमेरिका और पार्टी के हित में उन्होंने ये फैसला लिया है। जो बाइडेन ने ट्वीट कर लिखा, मैंने नामांकन स्वीकार न करने और अपने कार्यकाल के शीर्ष समय में राष्ट्रपति के रूप में अपने कर्तव्यों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है। 2020 में पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मेरा पहला निर्णय कमला हैरिस को अपना उपराष्ट्रपति चुनना था और ये मेरा अब तक का सबसे अच्छा निर्णय रहा है। आज मैं कमला हैरिस को इस वर्ष हमारी पार्टी का उम्मीदवार बनाने के लिए अपना पूर्ण समर्थन देना चाहता हूँ। अब एक साथ आने और ट्रंप को हराने का समय आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ जून में हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद से उन पर पार्टी लगातार उम्मीदवारी वापस लेने का दबाव बना रही थी। पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा तेज थी कि जो बाइडेन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे या नहीं। इसे लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थी। खास तौर से उनके स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे। ये चर्चा थी कि स्वास्थ्य कारणों से वो शायद राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेंगे। आखिरकार उन्होंने इन अटकलों को विराम देते हुए राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया, लेकिन उनके इस फैसले ने सबको हैरान कर दिया है। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का चुनावी यात्रा वाया कावड़ यात्रा का प्लान फेल हो गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनके फल बेचने वाले ढाबा मालिकों, होटल के मुस्लिम मालिकों के नाम लिखने वाले आदेश पर अपनी कलम चला दी। बहरहाल उन दुकानों के मालिकों के नाम तो अब पता होने से रहे, लेकिन आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश टी स्टॉल के असली मालिक का नाम तो पता हो ही जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।